इसमें दो चीजें हैं। मुझे लगता है एक तो जैसा अभी हरजन जी ने कहा, जाटव वोट अभी भी उन्हीं के साथ जाते हैं, बीएस मायावती जी के साथ। लेकिन जाटव वोटों का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार तबका है, वो ये भी देख रहा है कि जो संवैधानिक स्थिति आज की है, आरक्षण की जो स्थिति उनकी है वो खतरे में है। और इस समय मायावती फाइट में नहीं है, ये बिल्कुल नीचे तक संदेश है हर आदमी के पास तक। तो जो समझदार तबका है वो वोट इनको बीजेपी को हराने के लिए देगा। जी। जैसा ये नैरेटिव कहा जाता है कि यादवों की दबंगई है, ठीक उसी तरह का नैरेटिव पिछले कई महीने से जानबूझ करके बनाया गया है कि समाजवादी पार्टी दलितों को अपने साथ नहीं लाना चाहती। आप ये देखिए बीएसपी के साथ पैक्ट को आप किस तरह देखते हैं, और अपनी मजबूत सीटें बीएसपी को दी समाजवादी पार्टी ने। उस गठबंधन में मायावती जी को लीडिंग रोल दिया। हर जगह जहां भी संयुक्त सभाएं हुई वहां पर यह दिखाई दे रहा था कि इस गठबंधन की नेता मायावती जी हैं। सार्वजनिक मंच पर मायावती जी के चरण स्पर्श किए डिंपल यादव ने। उसके बाद में जब गठबंधन तोड़ दिया गया तो एक भी सेंटेंस आज तक समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से मायावती जी के खिलाफ नहीं दिया गया। बाबा साहब वाहिनी का गठन किया गया, मिठाईलाल भारती उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, बीएसपी से टूट के एक दलित लीडर हैं वो। इंद्रजीत सरोज एक बड़ा चेहरा थे बीएसपी में दलितों के। इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में पिछले 4-5 महीने से लगातार वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी वजह से, लेकिन ये भी एक कारण था कि राजा भैया के साथ सीधे पंगा लेना, वहां सीधे उनकी बुराई करना अखिलेश जी का। तो ये सारे प्रयास हैं मतलब दलितों को साथ लाने का। इसमें कई ग्रुप हैं, जैसे अभी आप पासियों की बात करें तो पासी पहले भी अच्छा खासा वोट देता रहा है समाजवादी पार्टी को, और इंद्रजीत सरोज का भी वही प्रयास है, लगातार वो लोग जुटे हुए हैं। दरअसल बीजेपी के साथ में बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं टीवी और मीडिया के माध्यम से बैठ के, जो अभी मैं आप जिस जिक्र कर रहे थे, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता, उसमें यति भी हो सकते हैं, उसमें तौकीर भी हो सकते हैं। उसमें एक अंक शास्त्री बिठाया जाएगा और एक ज्योतिषी बिठाया जाएगा, एक टीका लगाने वाला बिठाया जाएगा और एक दाढ़ी वाला बिठाया जाएगा। आप पिछले 10 साल से देखते हैं बद्री नारायण जी को, मैं नाम ले दे रहा हूं यहां पे, दलित चिंतक के तौर पर बद्री नारायण जी पिछले 10 साल से तमाम टीवी चैनल्स पर बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन जिस समय पंत इंस्टीट्यूट में नियुक्ति का मामला आया तो वो नॉट फाउंड सुइटेबल दिखा देते हैं, वो नियुक्तियां नहीं करेंगे उधर। और ये दलित चिंतक हैं या दलितों की चिंता का कारण है ये लोग। तो ये बहुत सारे मुखौटे टीवी पे बिठाए जाते हैं, उसी तरह सर्वे किए जाते हैं फर्जी। और वैसे ही मुझे ये लगता है कि कौन सी दबंगई, आपने खुद कहा है यादवों की दबंगई की क्या बात करेंगे, बनारस से शुरू करिए ना। राजा बनारस कौन थे? वहां के बाद में राजा मांडा इलाहाबाद कौन थे? प्रतापगढ़ राजा कौन थे? सुल्तानपुर में राजा कौन थे? गोरखपुर के राजा कौन थे? ललितपुर में कौन थे? मैनपुरी में कौन थे? इटावा के कौन थे? फर्रुखाबाद में कौन से राजा थे? एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, सिर्फ ये जिले हैं जहां आप यादवों की दबंगई की बात कर सकते हैं। लेकिन इनमें से भी अगर आप बात करेंगे तो एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां राज परिवार रहे हो इनके। यहां भी जो राजा रहे हैं आप देखें, चाहे मैनपुरी में तेज सिंह थे, इटावा में सुमेर सिंह हैं, भदावर आप जानते हैं भदावर नरेश, और ये राजा महेंद्र अर्दमन सिंह। तो आप ये पूरी जो बेल्ट है, इसके बाद में अलीगढ़ में आते हैं तो ये महेंद्र सिंह जी जाट थे। तो कौन सी रियासतें रही हैं इनके पास? दरअसल ये एक नैरेटिव है, बनाया गया है लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए, और कंटिन्यूअसली उसको किया जा रहा है। उसके बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग जब टीवी पे बैठ के कोई बहस करते हैं, जिनकी एक छवि बनी हुई है, तो एक सामान्य आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। मेरे जैसा आदमी भी ये सोचता है कि मैं कोई तर्क दूंगा तो वो मूर्खता मानी जाएगी, ये कहा जाएगा ये तो जानबूझ के इस तरह का कुछ तर्क दे रहे हैं। इतिहास में कब यादव इतना दबंग रहा है जितने ठाकुर थे?
या आज की तारीख में भी कहां से, मतलब किधर से आपको दिखाई देते हैं? अब आज की तारीख में देख लीजिए, आप अगर ज्यादा से ज्यादा दबंग लीडरों की बात करेंगे यादवों में, तो दुर्गा यादव, उमाकांत यादव, जवाहर यादव, रमाकांत यादव, मित्रसेन यादव, इनकी क्या छवि है? इनकी छवि इन्हीं दबंगों से लड़ने की है पूर्वांचल में। आप डीपी यादव को थोड़ा कह सकते हैं पश्चिम में, जो अलग तरह का है, लेकिन उसका एक एक व्यावसायिक साम्राज्य वाला मामला है। वहां भी दलितों, पिछड़ों को पीड़ित करने वाला मामला नहीं है। आज भी अगर आप टॉप के माफियाओं की लिस्ट लेंगे, तो सबसे बड़े माफिया यहां कौन दिखाई देते हैं? ब्रजेश सिंह पे 106 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, उदयभान सिंह हैं, अशोक चंदेल हैं, अभय सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, चुलबुल सिंह हैं, सोनू सिंह हैं, मोनू सिंह हैं, अजय सिंह सिपाही हैं, 81 मुकदमे हैं उनके ऊपर। पिंटू सिंह हैं, सनी सिंह हैं, संग्राम सिंह हैं, चुन्नू सिंह हैं, और बादशाह सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, ये तो हिंदुत्व के लिए अपनी सदस्यता तक समाप्त कर चुके हैं। तो किसके साथ हैं ये लोग, और कौन लोग हैं ये? कौन इनमें से यादव दिखाई दे रहा है आपको? ये सारे दबंग, किसी के यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है, कोई भी अंदर नहीं पहुंचाया गया है। आप देखिए, धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेलते हुए भी थोड़े दिन पहले इसी सरकार के एसपी के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है उनके ऊपर। तो ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने मुखौटों को खरीदे हुए लोगों को, मैं तो तौकीर की भी वही बात करूंगा। आप यति की बात करिए, या तौकीर की कौन सी भाषा बोल रहे हैं? किसके कहने पर बोल रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ये प्रियंका गांधी ऐसा कहेंगी कि आप ऐसा ध्रुवीकरण के लिए कुछ करो। और उनका इतिहास बताता है पहले से। मुश्किल से एक भोजीपुरा सीट को छोड़ दें बरेली में, तो उनके कहने से बरेली कैंट में, मीरगंज में, या किसी भी सीट पे, बहेड़ी में, यही मुस्लिम सीटें हैं वहां। मीरगंज है, बहेड़ी है, बरेली कैंट है, और भोजपुरा है। किसी पे भी 5,000 वोट नहीं है जो इनके कहने से पड़ सके। तो ये भाषाएं बोले जा रही हैं इस तरह के लोगों को। मेरे पास कोई स्पष्ट प्रमाण जरूर नहीं है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, किया गया है, लेकिन लॉजिक नहीं है। मैं नहीं कहता कि मैं तटस्थ हूं, तटस्थ उसकी बात नहीं करते, निष्पक्षता की बात नहीं करते, वो बकवास है। लॉजिक की बात करते हैं। जब इतिहास में कभी यादव उतना दबंग रहा ही नहीं, तो आज यादवों के डर की वजह से लोग उधर से नहीं आएंगे, ऐसा ये लॉजिक नहीं कहता।